भिंड की अटेर विधानसभा में संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा सहित फूल सिंह बरैया भी शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया ने कहा, बसपा को कतई वोट मत देना। इस वोट से बसपा तो नहीं जीतेगी, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस हार जाएगी। उन्होंने कहा, बीजेपी को हराना है तो केवल कांग्रेस को वोट देना है। लेकिन आज की तारीख में बीएसपी को डाला गया वोट, इस वोट से भाजपा हार सकती है क्या? हारेगी नहीं? हाथ लगा के बताइए, नहीं हारेगी। तो बीएसपी को डाला गया वोट से अगर भाजपा हार जाए तो मैं भी तैयार। बीएसपी को डाला गया वोट से भाजपा नहीं हारेगी, लेकिन उतना वोट काट लिया तो कांग्रेस जरूर आ जाएगी। उतना वोट अगर आपने बीएसपी को डाल दिया, उससे कांग्रेस जरूर आ जाएगी और कांग्रेस हारेगी, संविधान चलने की तैयारी हो जाएगी। तो संविधान को वहीं कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री यह संविधान मिटा देना चाहते हैं, और उन्होंने यह भी कहा, लेकिन इनमें इतना दम नहीं है कि वह संविधान खत्म कर दें। यह संविधान बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठा हुआ आरएसएस के साथ मिलके बाबा साहेब के अंबेडकर के संविधान को मिटा देना चाहता है। इसलिए मिटा देना चाहता है कि ये संविधान एक दलित व्यक्ति के हाथों से लिखा गया। लेकिन याद रखना नरेंद्र मोदी साहब, शिवराज चौहान साहब, याद रखना, बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान को तुम नहीं मिटा पाओगे। नाथूराम गोडसे के विचारों को इसमें घुसेड़ नहीं पाओगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, फूल सिंह बरैया और सज्जन वर्मा कह रहे हैं, ये हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझमें दम नहीं। मोदी जी, शिवराज सिंह, सुन लो, बाबा साहब के अनुयायी हम, उनके लिखे संविधान को तुम क्या तुम्हारे पुरखे भी आ जाए तुम मिटा नहीं पाओगे। तो मेरा ये कहना है कि हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं। अरे हम भी तुम्हारे बाप हैं, किसी से कम नहीं। वहीं मंच पर अटेर के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने तीखे तेवर दिखाते हुए अरविंद भदौरिया के भाई देवेंद्र भदौरिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अटेर में विधायक की सीट का घोटाला हुआ है। जनता ने अरविंद भदौरिया को विधायक चुना, लेकिन देवेंद्र भदौरिया मंत्री बनकर आ गए। और उन्होंने कहा कि आज अटेर में दद्दा टैक्स से पीड़ित लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, और उन्होंने 5,000 रुपये का दद्दा टैक्स चुकाने वाले व्यक्ति को मंच पर खड़ा करके जनता को बताया कि इन्होंने दद्दा टैक्स चुकाया है। जैसे आपने व्यापम घोटाला सुना है, आदरणीय पत्रकार बंधु भी बैठे हुए, आपने व्यापम घोटाला सुना है। व्यापम घोटाले में क्या होता था, परीक्षा दूसरा नौजवान देता था और चयनित दूसरा होकर के आ जाता था। बाद में परीक्षा के बाद पता चलता था। ऐसे ही पटवारी घोटाले में हुआ, परीक्षा कोई और देता था और चयनित कोई और हो जाता था। आरक्षक घोटाले में भी यही हुआ। हमारे अटेर में वोट किसी और को दिए और मंत्री कोई और बन के आ गया, दद्दा मंत्री बन के आ गया अटेर में, तो विधायक का ही घोटाला हो गया। अब जनता ने नामांकन फॉर्म निकाला, सब नाम ढूंढे, जहाँ दद्दा कहीं लिखी है देवेंद्र दत्ता ढूंढी, नहीं मिली। जनता परेशान की, देवेंद्र दत्ता को तो वोट ही नहीं दिया, ये हमारा विधायक मंत्री कैसे बन गया, तो वोट दाव नहीं, तो पूरे विधायक का ही घोटाला हो गया। विधायक का पूरा विधायक गायब हो गया यहाँ पे। आप कल्पना कीजिए। तो अच्छा भैया, इनके 5,000 रुपए का दद्दा टैक्स लगा है। हमारे पूरे भैया हैं, ये जो है 5,000 रुपए का दद्दा टैक्स लेके अभी हमारे साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
तो ध्यान रखिएगा, इस दफ्तर टैक्स से मुक्ति पानी है तो आपको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। ऐसे एक नहीं। उन्होंने मन से दद्दा टैक्स की कहानी सुनाते हुए लोगों को बीते दिनों की याद दिला दी और उन्होंने कहा कि जो लोग दद्दा के पास अपना काम करवाने के लिए गए, उन्होंने अधिकारियों की रिश्वत के साथ अपना भी कमीशन जोड़ दिया, जिसे लोग आज दद्दा टैक्स के नाम से जानते हैं। यह सुनते ही वहां पर बैठी पब्लिक हंसने लगी और दद्दा टैक्स नहीं लगेगा के नारे लगाने लगी। एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ छोटी सी, और ये सब लोग एक सच घटना है आदरणीय मुख्य अतिथि जी। एक घटना आपको बता रहा हूँ, फूक थाना क्षेत्र की घटना है। फूक थाना क्षेत्र में एक ग्राम है बड़ेपुरा, वहाँ के एक आदरणीय भदौरिया जी हैं, वो फूक थाने में गए, उनका डंपर पकड़ गया। थानेदार ने बोला थाने पे आ जाइए। थाने पे बुलाया, उनसे बोला कि 10,000 रुपए दो और डंपर छोड़ा दीजिए। उनने बोला 10,000 रुपया? तुम जानते हो हम बीजेपी के हैं, तू मेरे से 10,000 रुपए लगाऊं अभी मंत्री को फोन लगाऊं, दद्दा को फोन? उसने बोला भाई साहब किसी को भी फोन लगा लो, पैसा लगेगा। इनने बोला तुम्हें इतनी मजाक मुझसे? इनने लगाया फोन, ऐसे आया खट खट खट, बिल्कुल नंबर डायल करके ले दद्दा से बात, दद्दा ये बात करियो जो हमसे 10,000 रुपया मांग रहे हो, लगा था काम का फोन। तो थाना पे वाली जी सर जी सर जी सर जी सर बोल के फोन वापस कर दिया। फोन करा, उसने बोला छोड़ो चलो गाड़ी तत्काल छोड़िए। तो वहां से बोला अब तो 20,000 रुपए लगेगा भैया। बोले अब 10,000 रुपए दद्दा टैक्स भी लगेगा इसमें। बोले उन्होंने कहा है कि 10 मेरे भी ले लेना इसमें थोड़े से। और विश्वास मानिएगा ये सच्ची घटना है, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये पूरा क्षेत्र जानता है कि उसके बाद 20,000 रुपए देकर के वो डंपर छूटा और पूरे पैसे लगे। उस दिन से उनने बोला आदरणीय दद्दा जी से हमें बचा लो भैया। ऐसी स्थिति हमारे अटेर की चल रही है। आर्य ने अपने भाषण में जनता के बीच न आने का कारण भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि वह आपसे ज़्यादा मिलने इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके यहाँ कोई न कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी करता है और मैं आपसे मिलने आता तो यहाँ के मंत्री आपको परेशान करते और आपको झूठे केसों में फंसा दिया जाता। 10-15 हजार की भीड़ इकट्ठा करना मेरे पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमारे इधर पे रावण राज स्थापित है। मैं कार्यकर्ता मीटिंग करता, आप आते, आपके घर में कोई ना कोई मास्टर है, कोई ना कोई सेक्रेटरी है, आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाता, झूठे केस लगा दिए जाते और मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाता क्योंकि सरकार मेरी नहीं थी, मैं हारा हुआ था। इसलिए मैं आपकी सुरक्षा करने के लिए मैंने जान करके कार्यकर्ता मीटिंग नहीं करी। मैं चाहता था भाजपा और भाजपा के मंत्री को रावण जैसा घमंड बना रहे, लेकिन मैं चाहता था ये घमंड बना रहे, लेकिन अब समय आ गया है इनके घमंड चूर चूर करने का। अब कार्यकर्ता मीटिंग एक नहीं 10-10 होगी और 10-10 हजार नहीं 20-20, 30-30 हजार की मीटिंगें होंगी। देखते चले जाना, आपके बाद आप लोगों को क्रम दिखाई देगा। कांग्रेस ने अटेर के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने लोगों से आग्रह किया कि वे बीएसपी को वोट ना दें। यदि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट देना है। उन्होंने सबके सामने दोनों हाथ फैलाकर अपने लिए वोट मांगे और उन्होंने कहा कि यदि उनसे कोई गलती हो जाए तो उनका कान पकड़कर उन्हें जो कहना है, जो सुनाना है वह कर देना। उन्होंने यह भी कहा, यह मेरे जीवन का चुनाव है, यदि आपने उनको वोट दे दिया तो उनको कभी नहीं गिरा पाओगे, लेकिन यदि मेरा काम आपको 5 साल बाद अच्छा ना लगे तो आप मुझे भले ही पटक देना और यदि अच्छा लगे तो आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाना। बीएसपी को जो वोट देना है वो तो सीधे सीधे बीजेपी को ही वोट दे दे तो ज्यादा ठीक है, बीएसपी को कोई वोट मत देना। इस बार कांग्रेस के साथ आ जाओ, आपकी भलाई कांग्रेस के साथ है, सब लोग आ जाओ, मैं आपका बेटा बनके आपकी सेवा करूंगा। एक बात कह रहा हूं आपसे, मान लो मैंने आपकी कभी कोई गलती हो जाए, मेरा कान पकड़ लेना, मेरा हाथ पकड़ लेना और बहुत ज्यादा मैं कभी अन्याय कर दूं तो 5 साल बाद मुझे फिर पटक सकते हो आप। लेकिन यदि ये लोग निकल गए तो इनको आप पटक नहीं पाओगे। मुझे 5 साल बाद पटक लेना, ना खरा उतरूं और खरा उतरूं तो 50 साल तक आशीर्वाद देते चले जाना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। मेरे पूज्य पिताजी के जाने के बाद मैं सारे बड़ों में अपने पिता की छाया देखता हूँ।
आप माताओं में अपनी माँ की छाया देखता हूँ। मुझे वो कह के गए, आपकी गोद में छोड़ करके गए, कोई गलती हो गई होगी तो क्षमा मांगूंगा, मुझे अपने पिता के रूप में आशीर्वाद दे देना, क्योंकि ये चुनाव मेरे जीवन का चुनाव है। यदि इस चुनाव में एक वोट की भी ऊंच नीच हो गई तो मेरी राजनीति की यही खत्म हो गई। मैं इसके बाद जीवन में मैं कभी चुनाव लड़ने लायक नहीं बचूंगा। मेरी लाज आपके हाथ में, दोनों हाथ फैला करके मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। दोनों हाथ फैलाकर मैं दोनों हाथ फैलाकर मैं आपसे अपने पिता के रूप में, आपको अपनी माँ के रूप में, आपको अपने भाई के रूप में भीख मांग रहा हूँ। एक सीढ़ी चढ़ा देना, जीवन भर अपने पिता की सौगंध खा के कह रहा हूँ, बाबा साहब को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, मेरे आदरणीय पिता कल मुख्य अतिथियों को साक्षी मानकर के कह रहा हूँ, जीवन भर ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। बस इतना आशीर्वाद दे देना। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए सज्जन वर्मा ने सवालों के जवाब दिए और फूल सिंह बरैया ने भी अपनी बेबाकी से राय रखी। कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जनसंघ के लोग थे, वो कभी भी इस कानून को लागू करते तो बीच में आड़े आ जाते, और कहीं भी थोड़ी बहुत रुकावट महसूस हुई किसी को तो अभी आदरणीय राहुल जी ने कहा कि जो हमसे थोड़ी बहुत भूल हुई है और भविष्य में भूल नहीं होगी। ये कौन सी लाइन है? दुनिया में सबसे पहला देश है अपनी भूल को सुधारने वाला, वो जापान है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा व्यक्ति के रूप में अगर कोई कहा है कि हमसे जो भूल हुई है उसको सुधारेंगे, वो है माननीय राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी ने जो स्वीकार किया है तो मुझे लगता है कि ये संविधान 5 साल में लागू होगा। पार्टियां हैं जो कांग्रेस का वोट काटती हैं, अगर हम उनको वोट डाल देंगे तो उतना वोट से कांग्रेस पार्टी हार सकती है, तो वो भाजपा को ही माना जाएगा। शिवराज सिंह लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में उन्होंने जितने भी भूमि पूजन और शिलान्यास किए उनमें 50% तक काम ही नहीं हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? 90% रहेंगी। पहली बात तो ये है कि पैसा कहाँ है इस आदमी के पास। ये मध्य प्रदेश की जनता को क्या कमजोर दिमाग का समझता है क्या? अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है क्या? दे धनाधन कर्ज लिए जा रहा हो, पैसा कहाँ जा रहा पता नहीं ना। जो भूमि पूजन कर रहा है वहाँ कुछ उसमें राशि है ही नहीं, करे जा रहा है। देखो, प्रदेश की जनता समझती है कि ये आदमी झूठ का पिटारा है, शिवराज सिंह चौहान से बड़ा झूठ का पिटारा। क्या भाजपा की घोषणाएं आप पूरी करेंगे जी अगर जैसे कांग्रेस सरकार आती है तो? क्या हम हर उस घोषणा को पूरा करेंगे जो जनहित से संबंध रखती है। फ्रॉड घोषणाएं तो हम अमली जामा नहीं पहुंचाएंगे, जो जनहित से जुड़ी हुई बातें हैं उनको हम पूरा करेंगे। भाजपा की सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लाडली बहना में मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है, ठीक है? आप 1500 रुपए देंगे तो आप भी कर्जा लेंगे क्या? हमने एक बार बताया, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। हमने कर्ज लिया था? हमने कर्ज नहीं लिया। हमने सरकार में यदि अकल हो, मुख्यमंत्री अकल वाला, तो अपना पैसा जनरेट करता है, राशि जनरेट करता है। 27 लाख किसानों का कर्जा। भाजपा में दूसरी सूची के टिकट वितरण के बाद काफी असंतोष है। आज कल वो बोले वो जो सागर से विधायक मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि गुरु का आशीर्वाद है, मुझे भी बड़ा मिल सकता है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं मैं भी सीएम की रेस में हूँ, नरेंद्र तोमर जी है ही है। तो और शिवराज सिंह को खुद कहना पड़ रहा है कि यार जनता से पूछ रहे जाके कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं कि नहीं बनूं। इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा के शिवराज चौहान समझ गए हैं कि मेरा खेल हो गया खत्म। वो जनता के माध्यम से प्रश्न पूछ के हाईकमान से पूछना चाह रहा है कि भैया मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, भैया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं, जबकि खेल खत्म हो गया। क्योंकि प्रधानमंत्री आते हैं मध्य प्रदेश, एक बार भी शिवराज का नाम नहीं लेते। इससे परिलक्षित हो गया, घबराया हुआ है शिवराज चौहान, उसके चेहरे का नूर उतर गया, दम नहीं बचा। एक और सवाल है, कल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को, राजस्थान सरकार को फ्री बीज घोषणाओं पर नोटिस दिए और उनसे जवाब पूछा है। ये भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं चुनाव में, और कांग्रेस भी ऐसी घोषणाएं कर रही है लगातार फ्री बांटने वाली। तो इससे कब मुक्ति मिलेगी? ये कहाँ तक लोकतंत्र के लिए ठीक है? तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री साहब बड़े ईमानदार बनते हैं, मोदी साहब, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी जाएंगे, बंटवाए जा रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं, फिर अभी उनका बयान आ जाएगा रेवड़ी पूरी खत्म हो जाएगी, मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटने दूंगा। तो भैया ऐसा है, आपकी योजनाएं, जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजा। आपकी योजनाएं भाजपा चोरी करती रहती है,
आप ओपीएस कहते, आप ओपीएस लाने की तो बात सबसे कर रहे बड़े हैं। चोर बैठे हैं ना, उसमें चोटी पार्टी हमारी सरकार चुरा ली। अब इससे बड़ा और क्या उदाहरण मिलेगा? ये चोर है, इनके पास कुछ है ही नहीं इनका। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुरा लिया, हमारे जने किस नेता को चुरा लिया। सज्जन जी एक सवाल, अंतिम एक सवाल। भाजपा सनातन की लगातार पैरोकारी करती है। भाजपा लगातार सनातन की पैरोकारी कर रही है, लगातार कर रही है। कांग्रेस पर हमलावर भी है। और उन्होंने एक पूरा सवाल सुन लीजिए, और उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को भाजपा में शामिल करा के टिकट दे दिया है जिसके पिताजी ने रामायण जलाई हो, वो लगातार सनातन पर हमलावर रहा हो, मोनिका बट्टी को टिकट दिया है, और लगातार समर्थन भी कांग्रेस पे लेके हमलावर भी रहती सनातन को लेके, पैरोकारी भी। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे? इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। अरे तुम सनातनी हो कि असली सनातनी कांग्रेसी है? मेरे महात्मा गांधी को जब तुम्हारे गोडसे ने गोली मारी, 3 गोली छाती पे, तब हे राम बोल के जमीन पे गिरे हैं। तो हमारे कांग्रेसी सनातनी है कि तुम्हारे गोडसे के वंशज तुम सनातनी हो? इस पे ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म शाश्वत है। कांग्रेस सनातन और खैर अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। आचार संहिता लगने के बाद और भी नेता मैदान में आ जाएंगे, अपने अपने वादे करेंगे। आप नेताओं के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस नेता में क्या कमी है यह ज़रूर बताएं, और यदि अच्छाई है तो वह भी बताएं। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें।